नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे ने लगभग 22,000 से अधिक पोस्ट के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप सभी लोग इस वैकेंसी को लेकर के बहुत ही उत्साहित होंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातों को बहुत ध्यान से रखना है और ये कौन कौन सी बातें हैं ये जस्ट हम आपको बहुत कम समय में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए, केजीएस आप लोगों के लिए रिवॉल्यूशन बैच, जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवॉल्यूशन बैच आ रहा है। और अगर आप रिवॉल्यूशन बैच से जुड़ते हैं तो जैसा कि आपका केजीएस पर विश्वास हमेशा से रहा है, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपके विश्वास पर हम लोग खरे उतरेंगे और इस बैच को करने के बाद आप आपकी जो भी मैथ्स की हो या रीजनिंग की हो, साइंस की हो और बाकी जीके जीएस की जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उनको आप जरूर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहला बात यह है भाई कि आपको सबको पता है कि कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप 31 तारीख से, मतलब कि 31 तारीख से इसका विंडो खुल रहा है, 31 तारीख को रात को 12 बजे से, यानी कि आज से आपकी फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्लोजिंग डेट आपको पता है 2 मार्च है। ठीक है, अब यहां पर मॉडिफिकेशन के लिए भी डेट है 5 तारीख से लेकर 14 तारीख है। हम आपसे सिर्फ इतना बात कहेंगे कि बिल्कुल लास्ट समय का इंतजार मत कीजिएगा, फॉर्म को लगभग प्रयास कीजिएगा कि 25 तारीख तक भर ले। ठीक है, 25 तारीख तक। उससे पहले जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपडेट कर लीजिए, जहां कोई कमी है उसको व्यवस्था कर लीजिए। और अगर आपकी सारी व्यवस्था है तो आप अभी भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत बारीकी से फॉर्म को भरना है, किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है। 1-2 लोगों से वेरीफाई करवा लीजिएगा, अगर आपके घर में कोई बड़े लोग हैं तो उनसे वेरीफाई करवा के ही फाइनली इसको सबमिट कीजिएगा। पहला बात ये। दूसरा बात आपको याद रखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस, माने कि जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है कि नहीं। अगर अनरिजर्व्ड वाले हैं तो 2/1/1993 के बाद से 2/1/1993 से लेकर के आपके 1/1/2008 वाले भर सकते हैं। तो यहां पर आपका सारा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। इधर आपका अपर एज लिमिट है, इधर लोअर एज लिमिट है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2008 भी है तो भी आप भर सकते हैं, और अगर आपका 2/1/1993 डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप भर सकते हैं। बस इतना बात आपको समझ लेना। ठीक है, इसके बाद आपकी और आगे क्या बात है? आगे आपको बात है कि आप जब डेट ऑफ बर्थ भरिएगा तो बहुत सावधानी से आपका जो 10th में जो मार्कशीट में है वही भरना है, इसमें कोई बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसे कंडीशन में अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाला तो फिर उस कंडीशन में आपका कैंडिडेचर डिस्क्वालिफिकेशन की ओर ले जाएगा आपको। विंडोज हैं, आपका पता है आपको कि सुधारने के लिए आपको मौका रहता है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि कोई गलती आप ना करें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप अपने बोर्ड्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, वर्किंग डेज में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, ये आपको कहा गया है कि आप पहले ही भर लीजिए, क्योंकि लास्ट समय में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है और फिर वहां पर आप फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। इसके बाद है, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपने मोबाइल और ईमेल आईडी को बचा करके सुरक्षित रूप से रखिएगा। किसी और का नंबर या किसी और का ईमेल आईडी देने का प्रयास मत कीजिएगा, अपना होना चाहिए और वो किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगा। एक बार आपने जो बोर्ड या जोन चुन लिया है वही आपका बोर्ड और जोन रहेगा। आपका एक बार दिया गया मोबाइल नंबर ही मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी ही ईमेल आईडी है, इसी पर सारी सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। ये किसी हाल में चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, किसी भी हाल में। बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं होगा। क्या क्या? ना रेलवे बोर्ड या जोन, ना आपका मोबाइल नंबर, ना ईमेल आईडी, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आपने जो भी आपके बोर्ड में जितने भी पोस्ट हैं, सारे पोस्ट, अगर 14 पोस्ट है तो 14 पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस दे दीजिएगा। किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है, मतलब कि ये नहीं कि हम ये नहीं भरेंगे, नहीं, आपको सब भरना। क्योंकि अगर आपने नहीं भरा तो हो सकता नहीं है, बोर्ड ऐसा मानती है कि आप इस काम को करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त, आलस नहीं दिखाना है, सभी पोस्ट का प्रेफरेंस जरूर डालना है। जितने पोस्ट उस बोर्ड में होंगे सारे के लिए आपको अप्लाई करना है। बात क्लियर है? अब कौन सा पहले करना है और कौन सा बात करना है वो आपके ऊपर है। बहुत लोगों का पॉइंट्समैन पहला ऑप्शन होता है कि पहला प्रेफरेंस हम पॉइंट्समैन को दे, कुछ लोग कुछ और भी देता है, कुछ लोग आपका वर्कशॉप से रिलेटेड देगा, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद
मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करने वाले हैं कि ट्रैक मेंटेनर में देंगे, लेकिन फिर भी आपको सारे के सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद आपका ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाला बता ही दिया है कि सारा चीज आपको बिल्कुल अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद जब फोटो खिंचाइए तो फोटो खिंचाते समय पहले का फोटो नहीं चलता है, आपको लाइव फोटो देना होता है। और याद रखिएगा सिग्नेचर जो होगी वो आपकी रनिंग हैंडराइटिंग में होगी। मतलब कि अगर हमारा नाम सपोज कर लीजिए CS सिंह है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, हमको रनिंग हैंडराइटिंग में देना है। ठीक है, हमको रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब क्या होता है, इस तरीके का रनिंग हैंडराइटिंग देना है। और एक बार जो हमने साइन बना दिया सब जगह वही साइन होगा, ये नहीं कि साइन हम बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। बात समझे। फोटो खिंचाते समय कैप वगैरह आपको पता है, मास्क वगैरह चश्मा वगैरह नहीं लगाया जाता है। और डार्क कलर का शर्ट में फोटो खिंचाने का प्रयास करिएगा ताकि बैकग्राउंड और आपके शर्ट में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले, है ना। मैंने डिफरेंस पता चलना चाहिए, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कहने का मतलब यह। इसके बाद आपका है फी को लेकर के, तो आपको पता है कि जनरल कैटेगरीज के लिए 500 होता है, ओबीसी के लिए भी 500 ही है। हाँ, लेकिन SC ST और गर्ल्स वगैरह के लिए और एक्स सर्विसमैन और फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए 250 भी है। अगर EBC वाले इसका लाभ लेना चाहते हैं फी में छूट का, ऑनलाइन फी में, तो उनको एक सर्टिफिकेट देना होता है और सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी समय देना है। और नहीं दीजिएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, आपका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको कहां से ये बनाना है ये सारा डिटेल्स यहां दिया हुआ है, वो आप फॉर्म में देखिएगा तो हो जाएगा। लेकिन बस इतना बात याद रखना है कि यहां स्पष्ट कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि ऑल EBC कैंडिडेट्स हु सीक कंसेशनल फी शुड फिल द रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ वैलिड EBC सर्टिफिकेट, BPL कार्ड, इज्जत MST इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय आपको अपना EBC का ये सारा डिटेल्स डालना होगा। और एंड सेम मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ DV। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इसको ओरिजिनल में जमा करना है। अगर आपने इसमें फेल कर लिया तो आपकी कैंडिडेचर यानी आपकी पात्रता रद्द मानी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। मानी जाएगी क्या भाई मेरे, रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। रिजर्वेशन लेने के लिए आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। और ध्यान रखिएगा कि OBC वालों के लिए, मेरा बात ध्यान से समझिएगा, कि जो हमारे OBC भाई लोग हैं उनको ध्यान रखना है क्या बात, कि आपकी जो भी OBC होगी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि यह क्रीमी लेयर में नहीं आता, क्रीमी लेयर में नहीं आता है। स्पष्ट रूप से उसमें लिखा रहना चाहिए कि क्रीमी लेयर में नहीं आता है, नंबर 1 बात। और ये आपका OBC कब से बना होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद से, 1 अप्रैल 2025 से आगे तक का बना होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2025 का भी है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले का 31 मार्च 2025 का नहीं चलेगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, द OBC क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द OBC कैटेगरी, द OBC कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर OBC कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस एन OBC इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और जो फॉर्मेट कहता है केंद्र सरकार वाली फॉर्मेट, याद रखिएगा, इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस CM। मतलब कि आपको पहले से बनवा के रख लेना है और बाद वाला नहीं बना होना चाहिए। मतलब कि अब क्लोजिंग डेट हो गया उसके बाद वाला बनाएंगे, नहीं चलेगा। बात समझ में आ गया। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के लास्ट डेट जो है उसके पहले तक का आपका OBC वाला वैलिड होगा। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए कि आर नॉट, यहां स्पष्ट रूप से क्या लिखा होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड एट, देखिएगा ध्यान से, दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड एट, यह प्रमाणित किया जाता है कि ही और शी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन इन कॉलम 3 फलना ढिकना, ये सब लिखा हुआ है। मतलब कि स्पष्ट रूप से उसमें लिखा होना चाहिए। तो 2 बातें, स्पष्ट रूप से वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता, और दूसरा उसका क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से लेकर लास्ट क्लोजिंग डेट जो है उस तक के बीच ही का बना होना चाहिए। बात क्लियर हो गया। ये OBC वाले लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, और याद रखिएगा यह प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में और केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप होना चाहिए। OBC प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट बट नॉट कवर्ड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, है ना, ये आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द रिजर्वेशन। अब स्टेट में वो OBC में आ रहे हैं
लेकिन सेंट्रल में वो ओबीसी में नहीं आ रहे, तो फिर उनको इस रिजर्वेशन का अधिकार माने कि लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप सेंट्रल के अनुसार बनवाइएगा और कम से कम एसडीएम रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वहां से बनवाने का प्रयास कीजिएगा। किन से बनाना है वो सारा डिटेल आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए याद रखिएगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है, 2024 और 25 का ध्यान से समझ लेना है, 24-25 का आपको देना है और यही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी समय देना होगा बेस्ड ऑन देयर इनकम एंड एसेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एससी एसटी वालों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग का क्या, तो भाई आप लोग का ईडब्ल्यूएस नहीं बनता है और आप लोग का एक बात याद रखिएगा कि जो बन गया सो बन गया है ना, उसके लिए आपको अलग से नया बनवाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एससी एसटी एक बार हैं वो सेंट्रल में भी है और वो स्टेट में भी है, उनके लिए अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उनके लिए नया नहीं बनाना है। अब ये इनकम और एसेट का ये सारा आप देख लीजिएगा और यहां पर लिखा है कि कौन कौन इसको बना सकता है, इसको भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि इनकम में सारा चीज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, वो तो जो बनाएगा वो सारा बताएगा ही आपको, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनाइए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम से, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब बना सकता है। और ये सारा रिवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ये सब देख लेना, एचडीओ से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ध्यान से समझिएगा कि ये आप जब सर्टिफिकेट बनाइएगा तो बहुत सावधानी बरतिएगा और नहीं तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको फिर उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिले और आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाए, ठीक है। उसी प्रकार फॉर्मेट फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स हैं, ये इसी प्रकार का है और कौन कौन बना सकता है ये सारा चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि ये आपका स्पष्ट उसमें आपको बता दिए कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए, ये सारा बात है। और उसी प्रकार से ये आपको तो जिस समय डीबी में जाइएगा उस समय के लिए और ये एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। अब ये कौन कौन बना सकता है तो आप ये देखिए, ये सारा नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये फिलहाल इससे ज्यादा मतलब आपको नहीं है, लेकिन जो बातें थी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसको फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा और फॉर्म भरने से पहले खुद से चेक करिए, अपने दोस्तों से भी, अच्छे दोस्तों, विश्वसनीय दोस्तों से, और अगर परिवार वालों से करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म गड़बड़ होता है तो एक मेंटल टेंशन अलग होता है, पढ़ाई से फोकस बिगड़ता है और फिर हमारा पूरा जो तैयारी होता है एक तरह से डिफॉर्म हो जाता है। तो मेरे दोस्त अच्छे से फॉर्म भरिए, जमकर तैयारी करिए। उम्मीद करते हैं कि 2026 के अंत तक आप किसी न किसी रेलवे के पोस्ट पर होंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।